नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन और मैं हूं आपके साथ दिव्या। नशे में बचपन, आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव जी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि नशे में बचपन है। संजीव जी, आखिर इतनी तादाद में जो बच्चे हैं नशे का शिकार कर रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? देखो दिव्या, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज की जो संरचना है उस संरचना में अधिकांश वैसे बच्चे इस तरह के नशे के शिकार हो रहे हैं जो मूल तौर पर रेलवे स्टेशन पे या सड़क पर या कह लो किसी पार्क के पास जो लावारिस बच्चे होते हैं जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, उस तरह के बच्चे होते हैं। और ये डस्टबिन्स वगैरह में या कचरा वगैरह चुनते हैं, खाली बोतलों को चुनते हैं और इन सब को चुनकर अपना गुजारा भत्ता करते हैं। गुजारा भत्ता का मतलब ये है कि इनके पास घर में कोई इनको देखने वाला नहीं, खाना देने वाला नहीं है, तो आखिरकार इन्हें अपने जान को बचाने के लिए इस तरह काम करने होते हैं। यानी कि इनके पास ना घर होता है रहने के लिए, ना खाने के लिए खाने की व्यवस्था होती है। ऐसे में ये स्टेशनों पर या पार्क में आमतौर पर किसी और जगह पर रहकर ये कूड़ा चुनते हैं, बोतल चुनते हैं या फिर ऐसे कबाड़ को चुनते हैं जिनको ये बेचते हैं। बेचने के बाद उससे जो कुछ भी मिलता है तो थोड़ा बहुत उससे खाना खाते हैं, पेट पालते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि ये बच्चे अलग अलग तरह के नशे के शिकार होते हैं। चूँकि इन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं होती है, तो इन दिनों तुमने देखा होगा कि स्टेशन वगैरह पर, प्लेटफॉर्म वगैरह पर, हर एक रेलवे स्टेशन पर, केवल बिहार की बात मैं नहीं करता हूँ, अलग अलग दूसरे जगहों पर, उत्तर प्रदेश या कहीं भी हो, बच्चे क्या करते हैं, सोल्यूशंस होते हैं, अलग तरह दूसरे तरह के एडेसिव होते हैं या फिर कुछ और भी ऐसे पेट्रोलियम जेली या कुछ और दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं, उन सब चीज़ों को ये इनहेल करते हैं, पीते हैं या फिर नशे के शिकार होते हैं। इसके अलावा कचरा वगैरह बीनते हैं, उनसे जो पैसा आता है तो ये लोग गुटखा है या उस ढंग का जो कुछ भी जो तंबाकू का प्रोडक्ट होता है उन सब चीज़ों को खाते हैं और उसको खाने के बाद ये अपने जीवन को एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल नशा करते हैं, नशा के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। सारा समय 24 घंटा इनका इसी तरह से प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐसे जगह पर बीतता है जो इनका अपना शेल्टर नहीं होता है, यानी शेल्टर वो बाहर का होता है। कहीं भी सो जाते हैं, गंदगी होती है, सब कुछ होता है, तो स्वास्थ्य पे भी इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। पढ़ाई लिखाई तो इनकी होती नहीं है, क्योंकि पढ़ाने लिखाने वाला या समाज का कोई ऐसा वर्ग भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा चेतना जगाए, इनके नशे को छुड़ाने के लिए काम करे। पुलिस या प्रशासन भी जो होती है बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पा रही है अभी इन दिनों। ऐसे में ये बच्चे लगातार धीरे धीरे नशे की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। और जो खासकर लावारिस बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं या कोई भटक के कहीं से आ जाता है या कहीं और का बच्चा है वो अपने घर को भूल जाता है, तो इस तरह के बच्चे इस तरह के नशे के शिकार होते हैं और धीरे धीरे ये नशे की लत में इस तरह से गिरफ्त में आ जाते हैं कि उनकी पूरा उनका बचपन जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। और जो बचपन पढ़ाई लिखाई या अपने कैरियर के लिए होना चाहिए उस चीज़ को ये खो दिए होते हैं और आगे चलकर यही लोग जो बेरोजगार या लावारिस की तरह से सड़क पे भटकते हुए ये दिख जाते हैं। तो इनमें सुधार की ज़रूरत है, बस यही एक कुछ हो सकता है, चाहे सरकार हो, तंत्र हो, समाज हो, व्यवस्था हो, इनमें सुधार करे और इस तरह के नशे को रोकने के लिए इनके प्रति चेतना। संजीव जी, माफ़ी चाहूँगी बीच में रोकने के लिए, लेकिन उन बच्चों को कैसे पता चलता है कि हमें नशा करना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते, भीख मांगते हैं, उसके बाद वो अपना गुजारा करते हैं, इसके बावजूद वो कैसे आकर्षित होते हैं नशे की ओर? देखिए, जिस तरह की संगति में वो रहते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पर जितने लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा ही होता है, उसमें कुछ बड़ा भी होता है। जो बड़े होते हैं वो उन लोगों की संगति में धीरे धीरे उनकी ही आदत, यानी उन्हीं के द्वारा वो सीखते हैं। अब कोई एक बड़ा आदमी गुटखा खा रहा है, एक बार उसे गुटखा खिला दिया या किसी तरह का नशे का सेवन करा दिया तो वो उसे उसमें गिरफ्त में आ जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है और ये फिर वो लत के रूप में उसको ले लेता है, यानी उसकी आदत हो जाती है। एक धीरे धीरे पूरा ग्रुप बन जाता है ऐसा। अगर 10 बच्चे प्लेटफॉर्म पर हैं तो वो 10 बच्चे अब ऐसे होते हैं, 10 में से 9 बच्चे तो ऐसे जरूर होते हैं जो किसी न किसी तरह का नशा करते हैं और नशा करने के लिए कई तरह के अपराध भी करने लगते हैं। यानी रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पर आप देखे होंगे पॉकेटमारी होती है, चोरी होती है, चेन छिनतई होती है या किसी और तरह की भी घटना होती है। वो सारी चीज़ें इसी तरह के ग्रुप के द्वारा, एक नेटवर्क भी होता है, ऐसा नहीं है ये स्वतः ये बच्चे ऐसा करते हैं, इनका एक नेटवर्क होता है। इनमें कोई एक ऐसा जरूर होता है जो कोई कुछ मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब कोई प्लानिंग करता है, इन बच्चों से वो काम भी करवाता है। वो कमीशन पे भी इनसे भीख मंगवाते हैं, कमीशन पे इनसे कूड़ा चुनवाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई एक सिस्टम जरूर होता है जिनसे वो
ये एक तरह से गाइडेड होते हैं और या जिनके ही निर्देश पे या जिनके कहने पे ये सारा काम करते हैं, चाहे वो नशे की बात हो या किसी तरह का अपराध की बात हो, भीख मांगने की बात हो, लूट मार करने की बात हो या कुछ भी गलत काम अगर करते हैं तो वो कोई न कोई दिशा निर्देश देने वाला इनके साथ होता है। अच्छा, चलिए, इसमें दिशा निर्देश देने वाला कोई ना कोई होता है। जो हमारे बाजार, आप देखते हैं कि बाजार में काफ़ी आसानी से तंबाकू या फिर कोई भी नशे की पदार्थ होती है लोगों को मिल जाती है, तो क्या इस पर सरकार को कोई पुख्ता कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं, एटलीस्ट जो 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, वो उस चीज़ों को ना ले सकें? देखिए, सरकार ने बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे 18 साल से कम के बच्चों को गुटखा बेचा नहीं जा सकता। हर एक दुकान पर, हर जगह आप देखे होंगे इस तरह का एक बैनर या कुछ लगा, सूचना लगा होता है। लेकिन इसको मानने वाला कितना प्रतिशत लोग हैं? पहली बात, जो बेचने वाला विक्रेता है वो अपना फ़ायदा खोजता है। वो कोई बच्चा आ जाता है, दिखाने के लिए वो लिखा होता है 18 वर्ष, लेकिन उसको वो मानते नहीं हैं। बच्चे तो खैर नहीं मानेंगे, खरीदने वाले कभी नहीं मानेंगे, लेकिन इसमें दुकानदार नहीं मानते हैं। पुलिस कड़ाई नहीं कर पाती है या किसी भी तरह से इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है कि कौन आदमी क्या बेच रहा है। ये तो दूर की बात है, दवा की दुकानों पर भी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी दुकानों पर जैसे सोल्यूशंस हैं या एडहेसिव जो भी होते हैं, लिक्विड होते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो जैसे कफ सिरप कुछ हैं जो कि ऐसे नहीं बेचा जा सकता है, वो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, डॉक्टर के कहने पर भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें खुलेआम मिल जाती हैं क्योंकि बहुत सारी दवाओं पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है। कुछ सारे ऐसे भी दवा हैं जिसको कि लोग ड्रग्स के रूप में लेते हैं। उन ड्रग्स को बेचना बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के कहे बेचना अपराध है, लेकिन दवा दुकानों पर ये खुलेआम मिला करता है। तो ऐसे में तंत्र जो हमारा है या प्रशासन या पुलिस या जो व्यवस्था, जो मॉनिटरिंग, जो एक कह सकते हैं मॉनिटर करने वाले जो लोग हैं, वो इन सब चीज़ों पर बहुत ही कड़ाई से नज़र नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। तो सब कुछ आसानी से सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। आप टेस्ट करने के लिए जाइए, आप किसी दुकान में जाइए तो आपको जो स्पिरिट होता है वो अभी भी बहुत सारी जगहों पे स्पिरिट आपको मिल जाया करेगा। इसके अलावा गुटखा है वो हर एक दुकान पे मिल जाता है, छिपा कर रखा जाता है। पान दुकान पर, स्टेशनों पर, आम पब्लिक स्टेशन पर किसी भी तरह से तंबाकू गुटखा बेचने की अनुमति नहीं है, लेकिन मिल जाता है। तो ऐसे में जिनको ज़रूरत है वो किसी न किसी तरीके से जो ही पैसा आता है उस पैसे से वो खरीदते हैं। सबसे पहले वो नशे की अपनी पूर्ति करते हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं, उसके बाद अगर बचता है तो वो अपने स्वास्थ्य पर यानी खाना पीने लगाते हैं। सर, सबसे बड़ी सवाल कि कैसे मिल जाती है? उन लोगों को बड़ी सरकार को या प्रशासन को कार्रवाई तो करनी चाहिए वैसे दुकानदारों पर। ये तो आपको कहा ही ना, कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था है वो कार्रवाई नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं या नशे के शिकार जो लोग हैं उनमें इस तरह की चेतना लाई जाए कि इसको छोड़ा जाए, नशे से उनको अलग किया जाए। ऐसे मुहिम चलाए जाएं कि जिससे उनमें शिक्षा के प्रति अलग जगे, नशे के प्रति घृणा हो, छोड़ने की भावना पैदा हो। चाहे जैसे भी हो, अगर ज़बरदस्ती भी नशा छुड़ाने की बात हो तो कई सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, जैसे दिशा है, वो ये काम करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थान हैं जो नशा छुड़ाने का भी काम करते हैं। बच्चों को शेल्टर देते हैं, यानी कि उनकी व्यवस्था करते हैं खाने पीने की, पढ़ाई लिखाई की। इस तरह की व्यवस्था जो हो और मजबूत हो और लोग इस क्षेत्र में आए, समाज सेवी संस्था आए, वो लोग अगर काम करते हैं तो नशे से बच्चा बाहर निकल सकता है। हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि केवल उनके कहने भर से 100% बच्चे छूट जाएंगे, लेकिन ये तो तय है। अभी हमने जो पिछले 2 साल का कुछ डाटा देखा, उस डाटा में ये कहा गया है कि अगर किसी जगह पर 100 बच्चे नशे के शिकार हैं और कोई संस्था या कोई व्यक्ति या कोई प्रशासनिक व्यवस्था ही उस ओर कोशिश करती है कि नशे से इन बच्चों को अलग किया जाए, तो लगभग 30 से 32% उनको सफलता प्राप्त होती है। लेकिन 100 में से 30 से 32% बच्चे ही वहाँ से हटते हैं, पढ़ाई की ओर जाते हैं या नशे को छोड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा जो 68 या 65% बच्चे होते हैं आज भी नशे के शिकार हैं, आज भी उसी तरीके से वो बड़े हो रहे हैं, यानी उनमें नशा अभी भी लगातार जारी है। तो ज़रूरत है नशे के प्रति छुड़ाने के लिए चेतना जगाई जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। कई जगह रेलवे स्टेशनों पर, जैसे पटना प्लेटफॉर्म पर, इसके अलावा बरौनी रेलवे स्टेशन पर कुछ संस्थाएं ऐसा काम कर रही है कि नशे के शिकार बच्चों को लाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, नशा छुड़ाने की बात करते हैं और पढ़ाई भी कराते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें हैं कि जो कि उन सब चीज़ों को छोड़कर अलग भी हुए हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादा तादाद वैसे बच्चों की है जो नशे में डूबे हुए हैं और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी व्यवस्था जो है, चाहे सरकारी व्यवस्था हो, गैर सरकारी व्यवस्था हो, या हमारी जो व्यक्तिगत मुहिम हो, वो मुहिम उन बच्चों के बीच में जाकर काम करें और लोगों को भी समझाएं। जो हमारे इसको बेचने वाले हैं, या कह लीजिए जो इसको देते हैं, सप्लाई करने वाले हैं, जो चेन है, उस चेन को भी तोड़ने की कोशिश है। तभी इस तरह के बच्चे नशे से बच पाएंगे और हमारा बचपन सुधर पाएगा। इस तरह के नशे से आज के जो बच्चे हैं उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर क्या असर होता है? बहुत असर पड़ता है। आप देख लीजिए, आप खुद ही जाके देखिए, ये तो देखने वाली बात है, व्यवहारिक चीज़ें हैं। आप चले जाइए ऐसे जगहों पर जहाँ इस तरह के बच्चे मिलेंगे, वो गंदे होते हैं, वो कपड़े सही ढंग से नहीं पहन पाते हैं, स्वास्थ्य ऐसा होता है कि देखने से लगता है कि ये कुपोषित बच्चे हैं, यानी कि सही तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं। नशे के कारण दूसरी तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं इनको। पढ़ाई तो खैर करते ही नहीं है, मानसिक रूप से इनका जो विचार होता है, जो इनकी टेंडेंसी है, वो ये हो जाती है कि ये अपराध की तरफ लिप्त हो जाते हैं, यानी अपराध ज़्यादा करते हैं। यानी कि इनकी मानसिकता जो होती है वो अपराध वाली ज़्यादा हो जाती है, या कह लीजिए डिस्ट्रक्शन वाली, जिसको कहते हैं विध्वंसात्मक जो प्रक्रिया है, उसमें ज़्यादा ये व्यस्त होते हैं। इनको संरचनात्मक कामों में लगाया जाए, इनको सिखाने की कोई व्यवस्था की जाए, इनको पढ़ाने की कोई व्यवस्था की जाए, तब जाकर ये सुधर सकता है। दूसरी तरफ जब नशा छोड़ेंगे तब इनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपने देखा होगा, ये बचपन में ही टीबी के शिकार हो जाते हैं बच्चे, अस्थमा के शिकार हो जाते हैं बच्चे, कई तरह की और बीमारियां होती हैं, जो चर्म रोग इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है इनको नशे से अलग किया जाए, और इन बीमारियों से या इस तरह के जो कुपोषण हैं, इनसे तभी बचा जा सकता है जब बच्चा नशे को छोड़कर एक साधारण बच्चे की तरह, एक साधारण इंसान की तरह स्वस्थ ज़िंदगी जी सके। ठीक है संजीव जी, आपने तो बात की कि जो जिनके परिवार वाले काफ़ी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पर, उनके बारे में कि वो किस तरह से नशे के आखिर शिकंजे में आ जाते हैं। हम अब बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हाई सोसाइटी में रहते हैं, या फिर अपने प्रोफाइल को हाई दिखाने के लिए नशे करते हैं, या फिर आप देखते हैं वाइन लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा, सुना कुछ दिन पहले मुंबई का जो एक केस, बहुत बड़ा केस हुआ था, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, ये ग्लैमरस केस था, काफ़ी ग्लैमर वाला केस था। उसके अलावा ये तो काफ़ी हाई सोसाइटी हो गई, जो कि हर तरह के चरस हो, स्मैक हो, या कुछ भी कह सकते हैं, कोई लिमिटेशन उसमें नहीं है। इसलिए मैंने नाम नहीं लिया कि जो सबसे ज़्यादा जिसको मान सकते हैं, वो सारे काम इन लोगों के बीच में सोसाइटी में हुआ करता है। ये हर तरह की पार्टी करते हैं, और उन पार्टियों में इस तरह के बच्चे, हाई सोसाइटी के बच्चे आते हैं, चाहे वो ग्लैमर की दुनिया का हो, आर्टिस्ट हों या पैसे वाले हों, वो तो करते ही करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा समस्या अब आ गई है हमारी मीडियम क्लास फैमिली में, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं होते, अमीर घरों पे नहीं होते हैं, लेकिन वो बच्चे अब धीरे धीरे तंबाकू, गुटखा और सिगरेट का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। स्कूलों में लड़कियाँ, जो बच्चियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती हैं। इन दिनों हम पटना में भी देखते हैं, सरेआम बहुत सारी बच्चियाँ स्कूलों के बाहर में सिगरेट पीती दिख जाती हैं। इसके अलावा गुटखा खाती दिखती हैं, या बच्चे तो खैर गुटखा खाते ही खाते हैं, निश्चित तौर पर दिखते हैं, तंबाकू खाते हैं, या दूसरा और भी कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कई सारे हाई सोसाइटी के स्कूलों में, मैं नाम नहीं लूँगा, पटना या बिहार में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ इस तरह के मादक पदार्थों की सप्लाई किसी न किसी तरह से होती है और बच्चे उसका सेवन करते हैं। माँ बाप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर वो ध्यान देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इसलिए वो देखते हैं कि हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी सोसाइटी के हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड हमारा बहुत अच्छा है, स्टेटस हमारा बहुत अच्छा है। उस स्टेटस के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि बच्चे क्या गलत काम कर रहे हैं, जिस काम को करने के बाद उसका परिणाम गलत निकलता है, और निश्चित तौर पर उनके कैरियर पर भी इसका असर पड़ता है, यानी उनका भविष्य खराब होता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज का कोई एकमात्र, कह सकते हैं गरीब वर्ग ही नहीं, अमीर वर्ग भी नशे का शिकार है। ये अलग बात है कि ऊपर जाते जाते नशे का जो स्तर होता है वो बढ़ता जाता है। नीचे अगर हम सुलेसन तंबाकू की बात करते हैं, ऊपर जाकर स्मैक और ब्राउन शुगर तक हम पहुंच जाते हैं, चरस तक पहुंच जाते हैं। तो इन सबको तभी रोका जा सकता है जब परिवार वाले भी इसको गंभीरता से लें, परिवार वाले लोग इसको समझें और अपने बच्चे को कमांड करने की कोशिश करें। उनके पास समय भी हो, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, या सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को समझें कि हमारे बच्चे को कैसा होना चाहिए। जी, सरकार को इसमें क्या अहम कदम उठाना चाहिए? सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए भी हैं, लेकिन वो सारे कदम बहुत ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए पर्याप्त नहीं है कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जिस तरह से शराबबंदी हुई बिहार में, सरेआम शराब अभी भी आपको कहीं भी आप खोजिए मिल जाएगा। उसी तरह से तंबाकू है, सब जगह बंद है, तंबाकू आपको मिल जाएगा। चरस सब जगह बंद है, जहाँ चाहिए वहाँ चरस और गांजा मिल जाएगा। अफीम की सप्लाई कहीं नहीं सरकारी तौर पर नज़र में, रिकॉर्ड में, लेकिन आप बढ़िया से खोजिए, आपको अफीम भी मिल जाया करेंगे। कुल मिलाकर हमारे बिहार के जो बॉर्डर के एरिया हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से मिलकर, चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, इन सब एरिया में
आपको ये सब चीज़ें, इसकी तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये भी सप्लाई का एक मेन चेन होता है जो बच्चों तक या आम आदमी तक जाता है, कि वो बच्चों तक ही नहीं बड़े लोगों तक भी पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं सरकार को इन सब चीज़ों पर अभी और पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन पाबंदी से ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे के अंदर या हमारे लोगों के अंदर उनमें उसके प्रति जागरूकता आनी चाहिए। वो ये समझें कि हमारे लिए बुरा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है, हमारे भविष्य के लिए बुरा है। तो निश्चित तौर पर जागरूकता आने के बाद ही ये कम हो सकता है या बंद हो सकता है, केवल सरकारी प्रयास से संभव नहीं है। जी संजीव जी, से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? कुछ नहीं, छुटकारा पाने के लिए हमने पहले कहा कि एजुकेशन, शिक्षा, जागरूकता, लोगों में जागरूकता आवे, एक अभियान चले, एक मुहिम चले, अलग अलग संस्थाएं काम करती है, वो संस्थाएं भी काम करें, वो संस्थाएं ईमानदारी से काम करें। सरकार को जो व्यवस्था दी गई, सरकार ने जो व्यवस्था दी है, सरकार के भी कई सारे सेंटर्स हैं जो नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, या फिर उनके जो कुछ गैंग ग्रुप्स हैं वो इसको काम करते हैं, नारकोटिक्स जो है वो काम करता है। तो इन सब को कड़ाई से काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में चेतना जगानी होगी, उनके शिक्षा देनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें विश्वास में लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको शिक्षा और रोजगार की ओर जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही वो रोजगार और शिक्षा से जुड़ेंगे, इसके अलावा जिम्मेवारी से जैसे ही जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर नशे को छोड़ना आसान हो जाएगा और नशे के इस लत से हम अपने समाज को बचा सकते हैं।